नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एकेडमिक एज पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की पॉलिटी का चैप्टर 2 फेडरलिज्म। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फेडरलिज्म के बारे में और हम लोग जानेंगे फेडरलिज्म क्या होता है और कैसे फेडरलिज्म से क्वेश्चंस हमारे बोर्ड्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब एक मैं थोड़ी सी बता दूं, अगर आप लोग पिछले वीक मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं पिछले वीक वीडियो नहीं डाल पाया। और अब मैं संडे संडे ही वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी करनी है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि वीक में मैं 2 वीडियोज़ तो मिनिमम डालूँ ही, लेकिन अगर नहीं डाल पा रहा हूँ तो 2-4 महीने आपको मैं एक वीडियो लेकिन कंटिन्यू लेकर आऊँगा। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वीडियोज़ को कंटिन्यूटी के साथ डालता रहूँ ताकि आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। और एंड ऑफ दी सीज़न मीन्स अगर इस सेशन के एंड में जाऊँगा तो मैं आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वीवीआई क्वेश्चंस और भी नोट्स, पीडीएफ भी लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर पॉलिटी का फेडरलिज्म। व्हाट इज़ फेडरलिज्म? ठीक है? तो देखिए, फेडरलिज्म क्या होता है? इसको समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि आप हमारे देश भारत को देखते हो जब, तो भारत में आप कहते तो हो कि इंडिया में रहते हो, बट इंडिया में भी आप कहाँ रहते हो? इंडिया में आप किसी स्टेट में रहते होगे। स्टेट में मान लेते हैं कि अगर स्टेट आपका क्या है, बिहार है, तो आप बिहार में भी एग्जैक्ट बिहार में कहाँ रहते हो? तो बिहार में आप रहते होगे किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते होगे, मान लो पटना में रहते हो। ठीक है? उसी तरह पटना में भी आप कहाँ रहते हो? तो पटना में भी कोई कहेगा मैं विलेज में रहता हूँ, यानी किसी न किसी गाँव में रहता हूँ। जैसे मान लो आप किसी भी छोटे-मोटे गाँव का नाम ले लो या किसी शहर में ले, तो इटसेल्फ पटना या दानापुर एक शहर ही है मान लो। तो आपकी जो पहचान है वो आपके देश से है, फिर आपके राज्य से है, फिर आपके क्षेत्र से है, गाँव से है और आपके शहर से है। तो जब आप इतना डिवीज़न एक लोकेलिटी का देखते हो, तो ये डिवीज़न आखिर क्यों हुआ और कैसे हुआ? और इस डिवीज़न को ही हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो इसी को कहा जाता है फेडरलिज़्म। ठीक है? क्या बोलते हैं? फेडरलिज़्म बोलते हैं। तो कहता है कि जब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, या अगर कह सकते हैं कि राज करने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए अपने आप को वर्टिकली कई लेवल में क्या कर ले, अपने आप को वर्टिकली कई लेवल में ऊपर से नीचे तक डिवाइड कर ले। ठीक है ना? तो इसी डिवीजन को हम लोग कहते हैं फेडरलिज्म। जैसे अगर पहला चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पावर शेयरिंग, तो वहां मैंने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में आप सबको बताया था क्या, कि पावर शेयरिंग का बहुत सारा फॉर्म्स होता है, जिसमें एक फॉर्म होता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो इसमें मैंने बताया था कि टॉप टू बॉटम पावर का क्या होता है, शेयरिंग। जैसे कंट्री, कंट्री से फिर स्टेट, स्टेट के नीचे आओ तो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स के नीचे आओ तो इसको भी अलग लेवल पे हम लोग समझेंगे लास्ट ऑफ द चैप्टर में, लेकिन अभी जान लो डिस्ट्रिक्ट्स भी विलेज में बटी होती हैं, विलेज और अर्बन लोकेलिटीज़, अर्बन म्यूनसिपैलिटीज़ में बटी होती हैं। तो ये जो टॉप टू बॉटम लेवल तक का डिवीज़न है, इसी को हम लोग कहते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग, और इसी को हम लोग दूसरे नाम से पुकारते हैं क्या, फेडरलिज्म। हिंदी में इसको संघवाद भी बोलते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे फेडरलिज्म का डेफिनेशन? फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट इनटू डिफरेंट लेवल्स। इट मीन्स अगर कोई सेंट्रल लेवल पे है तो यूनियन गवर्नमेंट कहलाया, उसके नीचे आया स्टेट गवर्नमेंट, और फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में बंटता चला गया। तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जब टॉप टू बॉटम लेवल पे होता है, कंट्री से स्टेट, इट्स स्टेट से डिस्ट्रिक्ट्स, तो इस तरह की व्यवस्था, सिस्टम, अरेंजमेंट को ही वी विल कॉल दिस एज फेडरलिज्म। ठीक है? तो दुनिया में लगभग 200 के करीब या 200 से थोड़े ज़्यादा ही देश हैं, लेकिन इन देशों में, 200 देशों में लगभग 25 नेशंस में फेडरलिज्म है। ठीक है? सोचो कितने कम देशों में, क्योंकि डेमोक्रेटिक नेशंस भी हैं हमारे यहाँ, अनडेमोक्रेटिक भी हैं, जिसको हम लोग नॉन डेमोक्रेटिक, जैसे मान लो सऊदी अरेबिया का नाम मैंने ले लिया। तो सऊदी अरेबिया क्या है? सऊदी अरेबिया मोनार्की कंट्री है, तो वहाँ पे फेडरल आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसी तरह कुछ कम्युनिस्ट कंट्री है जहाँ पे आपको फेडरलिज्म देखने को मिलेगा। तो जैसे आप रशिया का नाम ले लो, तो रशिया है तो दुनिया का सबसे बड़ा देश, लेकिन रशिया में फेडरलिज्म है, क्योंकि रशिया सोचो इतना बड़ा कंट्री है, तो इतनी बड़ी कंट्री को चलाना आसान नहीं है। तो उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, फॉर कन्वीनियंट, इसने अपने आप को कई छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बांट रखा है, और पावर को वो शेयर करते हैं। तो इस तरह फेडरलिज्म का मतलब हम लोग सीख गए हैं। ठीक है? फेडरलिज्म क्या है? अब देखो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर,
अब देखो देश तो एक ही रहेगा लेकिन देश में रहने वाले लोग एक जैसे नहीं होंगे। क्या होंगे? कल्चरल और रीजनल डिफरेंस होगा, डाइवर्सिटी होगा। तो याद करो मैंने बेल्जियम के बारे में पढ़ाया था। वहाँ क्या था? आपका फ्रेंच थे, डच थे, और उन दोनों में बहुत समस्या थी। बाद में उन्होंने 1993 के फोर्थ अमेंडमेंट्स के बाद उन्होंने पावर को शेयर किया और अपनी डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए उन अपने अपने कल्चर को कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट देते हुए कम्युनिटी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कई तरह के फोर अरेंजमेंट्स किए थे और फिर शांति से रहने लगे थे। तो इस डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए फेडरलिज्म की हमें चाहिए। दूसरा देखो, अब इसमें कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट होते हैं, जैसे छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं। जैसे आप इंडिया का एग्जांपल लें तो बिहार है। बिहार के अलावा मैंने क्या बताया आप सबको? बिहार के अलावा मैंने बताया बहुत हमारे 28 स्टेट्स और कितने 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आप लोगों को 10th में हो तो मेरे ख्याल से 8 यूनियन टेरिटरीज का नाम याद होगा, जिसमें आपका सबसे प्रमुख दिल्ली तो आपको याद ही होगा, पांडिचेरी याद ही होगा, ठीक है, दमन दीव एक हो गया है, दादर नगर हवेली के साथ जुड़ गया। तो इवन आपका जम्मू कश्मीर भी क्या है? यूटी ही है, नया यूटी बना है। लद्दाख भी यूटी ही है और सबसे बड़ा यूटी कौन है? लद्दाख ही है। ठीक है। इसके अलावा अब इसमें देखो कि फेडरलिज्म में सबसे पावरफुल क्या होता है? मोस्ट ऑफ दी जगह सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो पूरे कंट्री को रूल करती है और उसके अंडर कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट्स स्टेट्स होते हैं, कहीं पे आप कुछ भी कह सकते हो। और इस तरह फेडरलिज्म इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिस्टम ऑफ डिवाइडिंग पावर या पावर शेयरिंग का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है। तो इस तरह हम लोग फेडरलिज्म को समझ चुके हैं। क्या है फेडरलिज्म? फेडरलिज्म एक ऐसा व्यवस्था है जहां पे पावर को टॉप टू बॉटम लेवल ऑफ गवर्नमेंट में आपस में कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए बांट दिया जाता है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो फेडरलिज्म का फीचर्स क्या है। तो आपका एनसीईआरटी कहता है फेडरलिज्म का फीचर्स, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके बोर्ड्स में कि डिफाइन द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, एक्सप्लेन टू फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। शॉर्ट्स में भी पूछता है, इवन शॉर्ट क्वेश्चन, मेरा शॉर्ट मतलब यूट्यूब शॉर्ट मत समझना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछता है, इवन लॉन्ग आंसर में। तो हम लोग देखेंगे फेडरलिज्म का फाउंडेशन क्या है, या इसी फाउंडेशन को हम लोग फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म भी कहते हैं। फेडरलिज्म का फीचर्स क्या है? तो देखो कोई भी कंट्री अगर फेडरल है तो वहां में कॉमन बेसिक फीचर्स पाए जाएंगे जो यहाँ मैंने आपको बता रखा है, या ये आपके एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ आपको बाहर से बता रहा हूँ कि आपको केवल नॉलेज के लिए, नहीं, ये आपके सिलेबस में है और ये आपके लिए काम आएगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखोगे ताकि आप अच्छे से समझो, इसका नोट्स बनाओ। इवन अगर आपको नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है तो शॉर्ट्स मैंने इस तरह का ही पीपीटी बनाया है ताकि आप इसको देख करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका नोट्स बना सकते हो। ठीक है। और आप क्विक टाइम रिवीजन के लिए भी रख सकते हो। तो देखो मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं फीचर्स क्या है। तो देखो फेडरलिज्म, कोई भी कंट्री अगर फेडरल होगा तो फेडरल कंट्री होने के नाते वहां कुछ फीचर्स पाए जाएंगे, वो उस कंट्री में होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले वो जो कंट्री फीचर होगा वो कंट्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में बटा होगा, क्योंकि मैंने बेसिक डेफिनेशन ही बताया। कंट्री बेसिक मिनिमम तो दो लेवल में बटा होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और एक स्टेट गवर्नमेंट होगी। और मोस्ट ऑफ दी फेडरल कंट्रीज में सेंट्रल कंट्री यानी सॉरी सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वो ऊपर होती है यानी पावरफुल होती है, और उसके अंडर कौन आते हैं? स्टेट्स आते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। लेकिन अब ये सेंटर और स्टेट्स दोनों जो हैं वो दोनों जो रूल करेंगे ना, तो दोनों एक ही टाइप के सिटीजन पे रूल करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो सेंटर का सिटीजन होगा वो स्टेट का नहीं होगा, स्टेट का जो होगा वो सेंटर का नहीं होगा। हमारे इंडिया में अब हाँ कुछ कंट्री इसके एक्सेप्शन है, जैसे अगर आप यूएसए का नाम लो तो यूएसए में जहां तक मुझे याद है डुअल सिटीजनशिप चलता है, जबकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलता है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो कि मान लो अगर आप बिहार में पैदा हुए, आपके माता पिता बिहार से बिलोंग करते हो, तो आप बिहार के सिटीजन होने के साथ साथ आप इंडिया के भी सिटीजन हो। आप इंडिया के किसी भी कोने में पैदा होगे ना तो आपको इंडिया का ही सिटीजन माना जाएगा, ये नहीं कि आप उस स्टेट के, जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। तो यहाँ लेवल ऑफ गवर्नमेंट अलग होती है लेकिन दोनों एक ही सिटीजन पे रूल करते हैं। ठीक है। अब देखो दोनों गवर्नमेंट एक ही, अगर आपके गवर्नमेंट एक ही सिटीजन पे रूल करते हैं, थोड़ा मैं इसको रब कर लेता हूं ताकि आपको बताने में सुविधा ना हो, असुविधा ना हो। तो देखिए, अब देखिए, अब दोनों का पावर क्या होगा? तो दोनों जुरिस्डिक्शन जो होता है, अब जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है पहले इसको समझ लो। जुरिस्डिक्शन मतलब होता है लिमिटेड टू पावर, यानी हर गवर्नमेंट का अपना अपना कार्य क्षेत्र, अपना अपना जो उसका लिमिटेड एरिया है डिफाइन किया गया है कि भाई आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपको इसी एरिया में रह के काम करना है। तो सेंटर का अपना एरिया होता है जिसमें वो
वर्क करते हैं और स्टेट अपने एरिया में वर्क करते हैं, मतलब अपने एरिया के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो हर गवर्नमेंट का उनका पावर अथॉरिटी डिफाइंड है कि वो कहाँ तक काम कर सकते हैं और किसके कार्य क्षेत्र में, किसके जुरिस्डिक्शन में वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी फेडरल गवर्नमेंट में डिफाइंड होता है। अब आखिर ये डिफिनेशन, ये दोनों गवर्नमेंट को ये पावर किसने दिया, किसने उन्हें इंटाइटल्ड किया कि आप इस पावर के हकदार हो और इस पावर के। तो इसके लिए आप बेसिकली देखोगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का पावर्स होता है वो उस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनली ही ये गारंटी दी जाती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि कौन गवर्नमेंट को क्या पावर मिला है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग दोनों गवर्नमेंट अपने अपने पावर का एक्सरसाइज करती है, उपयोग करती है। अब देखो, अब कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है तो इस चीज को याद रखना, अमेंडमेंट और कंसेंट। तो कोई भी गवर्नमेंट अगर चाहेगी कि नहीं, हम मान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, बिहार की गवर्नमेंट चाहती है कि हम सेंटर के पावर को ओवरलैप करें, तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि उसको करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि दोनों, हम अभी पहले पिछले पॉइंट में ही बताएं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ये गारंटी दी गई है कि किसका क्या जुरिस्डिक्शन है, किसका क्या पावर है, सेंटर का क्या है, स्टेट का क्या है। तो उसी तरह अगर आपको अपने पावर को बढ़ाना है, एक्सीड करना है या घटाना है, तो इसके लिए ये सारी व्यवस्था कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप नहीं लिखा गया है, इसको मिलकर के हमारे लीडर्स ने संसद के माध्यम से, पार्लियामेंट के माध्यम से इसको बनाया, कानून को पास कराया। और आपको पता है कोई भी बिल जब राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मुहर, उनका सिग्नेचर होता है, तभी वो क्या बनता है, लॉ बनता है। तो इस लॉ को कोई इजीली नहीं हटा सकता। इस लॉ को हटाने के लिए संसद, इट मीन्स पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, इन दोनों की कंसेंट आवश्यक है। तो इसका मतलब कहा जा सकता है कि किसी भी लॉ को यूनिलैटरली कोई भी गवर्नमेंट ओवरलैप नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ फेडरलिज्म, कि जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो सबकी सहमति से ही होगा। और इस तरह आप कह सकते हो कोई गवर्नमेंट किसी दूसरे गवर्नमेंट के पावर को क्या एक्सीड नहीं कर सकती है और उसको ओवरलैप नहीं कर सकती है। अब आते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। अब मान लेते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट है, तो फेडरल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिहार गवर्नमेंट में किसी चीज को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर आपस में डिस्प्यूट हो गया। अब बिहार की तरफ से कुछ और स्टेट्स बिहार को सपोर्ट करने लगे। तो ऐसे में जब गवर्नमेंट्स के बीच में पावर को लेकर के डिस्प्यूट्स होता है, तो क्या आपस में, चूंकि मान लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट पावरफुल है, हमारे पूरे देश को चलाती है, तो क्या वो सारे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स को रौंद सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए भी व्यवस्था की गई है और वो है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। मतलब अगर गवर्नमेंट्स के बीच में पावर को, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, शेयरिंग को लेकर के डिस्प्यूट होता है, तो उसके लिए अलग व्यवस्था, अलग सिस्टम बनाया गया और वो हमारे देश में है एपेक्स कोर्ट की व्यवस्था। और ये बिल्कुल अलग होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जिसका काम है गवर्नमेंट्स के डिस्प्यूट्स को विवेकपूर्ण ढंग से, कॉन्शियसली इसको क्या करना, सुनना और जो सही है उसके लिए सही डिसीजन ठहराना। और कॉन्स्टिट्यूशन की जो गार्जियन होती है हमारे देश में या जिस किसी भी फेडरल कंट्री में, वो कौन होती है, वो सुप्रीम कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट ही होती है। ठीक है, तो इस तरह जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी एक फेडरल कंट्री में आपको फीचर के रूप में देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं रेवेन्यू सोर्सेज। अब देखो, दोनों गवर्नमेंट है, तो दोनों गवर्नमेंट को चलाने के लिए, वर्क एंड फंक्शंस को आगे ले जाने के लिए, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के लिए क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, पैसा, पैसा चाहिए। ठीक है, तो ये पैसा कहाँ से आएगा, टैक्सेशन से आएगा। तो दोनों गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही रेवेन्यू सोर्सेज डिफाइंड होते हैं। ठीक है, कि कहाँ से वो टैक्स लगाएंगे, कैसे वो टैक्स लिवाई करके वो रिसोर्सेज जनरेट करेंगे ताकि डेवलपमेंट कर सके, वो दोनों गवर्नमेंट के लिए अलग अलग है। अरे ये मेरा पेन गड़बड़ हो जाता है। अब देखिए, आखिर फेडरलिज्म का ये व्यवस्था क्यों है, तो ये फेडरलिज्म का ये व्यवस्था इसलिए किया गया है ताकि डुअल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त किया जा सके। अब ये डुअल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं ताकि आपको मैं यहाँ पे समझा सकूं कि देखो, हमारा डुअल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। किसी भी देश में लोग जब रहते हैं तो उनका सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, मतलब शांतिपूर्ण रह के अपने अपने जीवन को जीना। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेडरल गवर्नमेंट को बनाने का, या फीचर कहीं भी फेडरल गवर्नमेंट, कि वहाँ पर जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंट तरह के लोग रह रहे हैं, डिफरेंट कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, डिफरेंट एथनिसिटी के हैं, उस डाइवर्सिटी को मेंटेन किया जा सके और म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ
म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पे भरोसा करते हुए वो एक साथ जीवन यापन वो अपने लाइफ को बिता सके। तो डुअल ऑब्जेक्टिव ये है कि रीजनल और कल्चरल डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट दिया जाए और म्यूचुअली पीसफुली को एग्जिस्टेंस के साथ रहा जा सके। तो ये है डुअल ऑब्जेक्टिव एक फेडरल कंट्री का। तो मुझे लगता है कि आपको ये फीचर समझ आ गया होगा और एक बार आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके आप इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दुनिया में फेडरल कंट्री तो मैंने बता दिया। अब आप समझो दुनिया में दो तरह के फेडरल स्ट्रक्चर्स हैं। एक तरफ है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरी तरफ है होल्डिंग टुगेदर। तो इसको आप इस तरह कह सकते हो कि एक ऐसा तराजू है, एक ऐसा बीम बैलेंस है जहां पर फेडरलिज्म भी दो तरह से देखने को मिलता है। एक तरफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन वाली कंट्रीज हैं और एक तरफ होल्डिंग टुगेदर वाले हैं। अब इसको समझो, नाम से ही क्लियर है, होल्डिंग मतलब होल्ड करके रखा है। ठीक है, यानी कि उसने अपनी कंट्री को, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को होल्ड करके सदियों से रखा है। और कमिंग टुगेदर को समझो, तो कमिंग टुगेदर का मतलब क्या है, कई छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक साथ आए होंगे और आकर के उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर को इवॉल्व किया होगा। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर है। तो देखोगे कमिंग टुगेदर, तो कमिंग टुगेदर कौन कौन है, तो इसके लिए आप याद रखो कमिंग टुगेदर कौन है। तो पहले मैं एग्जांपल्स ऑफ नेशंस बता सकता हूं, देता हूं, फिर आपको मैं इसको समझा दूंगा। ठीक है, यूएसए है, स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये सारे आते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में। और अगर होल्डिंग टुगेदर की बात करें तो होल्डिंग टुगेदर में आपका आता है इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। अब देखो बेल्जियम पीछा नहीं छोड़ रहा है भाई। पिछले क्लास में भी पढ़ना था, पूरा चैप्टर इस पे था और अभी भी थोड़ा सा आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बेल्जियम का नाम याद रखोगे। पिछले क्लास में मैंने आपको बेल्जियम की कैपिटल बताई थी, जरा बच्चे लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ बेल्जियम की कैपिटल। ठीक है, अब देखो कमिंग टुगेदर में ये कंट्री, आप कमिंग टुगेदर को चाहो रटने के लिए, तो रटने के लिए मैं बता सकता हूँ, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एस फॉर स्विट्जरलैंड और ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। और इसी तरह इंडिया, स्पेन और बेल्जियम को आप होल्डिंग टुगेदर याद करना है तो आप इसको निमोनिक्स में ऐसे याद कर सकते हो, ISB, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। तो देखो भाई मैंने आपको ये शॉर्टकट भी बता दिया, अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो यूएसए से यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया कमिंग टुगेदर में आता है, होल्डिंग टुगेदर में ISB, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। तो अब क्या है, तो देखो इसको समझेंगे कमिंग टुगेदर। तो देखो कई ऐसी कंट्रीज रही जो एक्चुअली में पहले कंट्री नहीं थी। ठीक है, आपने नेशनलिज्म इन इंडिया, सॉरी यूरोप, मैंने बताया है कैसे बाल्कन स्टेट्स में नई नई कंट्री जन्म ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के देखो, और कैसे देखो यूरोप में कितना चीज़ें बदला 18-19 सेंचुरीज में और नई नई कंट्रीज बनी। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, वापस आते हैं टॉपिक पे, कि उस समय आपने देखा होगा कि इटली, जर्मनी जैसे नई कंट्री बनी, तो कंट्री बनने के बाद उन्होंने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया, ये सब अलग मैटर है। तो सिमिलरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एग्जांपल लेकर मैं बताऊं, तो आप लोग पढ़े हो कि अमेरिका कोई एक्चुअल कंट्री नहीं था, पहले वो कॉलोनी था जिसपे ब्रिटिश, फ्रेंच ये सब कब्जा किए हुए थे। और 1783 की पेरिस ट्रीटी के बाद अमेरिका एक नेशन के रूप में एग्जिस्ट करता है, और वहीं से प्रेरणा लेते हुए आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फिर वहां से नेशनलिज्म इन यूरोप बढ़ते चला गया। तो ये सब स्टोरी है। तो देखो अमेरिका में, जब अमेरिका कई कॉलोनीज में था, तो कई कॉलोनीज साथ आती हैं और साथ आकर के एक यूनियन, एक फेडरेशन का निर्माण करता है। इसी फेडरेशन को कहा गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कई 13 कॉलोनीज थी शायद उस समय, अब तो अमेरिका में टोटल 50 के आसपास स्टेट्स हैं। तो ये सारे स्टेट्स पहले क्या थे, सॉवरेन थे। सॉवरेन यानी अलग अलग स्वतंत्र थे, और हर स्टेट क्या था, अलग अलग पावर को रखता था। लेकिन ये सब देखे कि ज्योग्राफी के लिए एक साथ रहना चाहते, तो उन्होंने मिल करके एक यूनाइटेड कंट्री बनाया, और इस यूनाइटेड कंट्री का नाम रखा यूएसए। तो इसमें क्या थे, अब इसकी फीचर क्या है कि इसमें हर स्टेट का पावर क्या होता है, इक्वल होता है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, चाहे वो स्टेट कितना गरीब हो अमीर, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस तरह के फेडरेशन में, कमिंग टुगेदर में, और सबकी सॉवरेंटी को पुल किया जाता है। ठीक है, सॉवरेंटी सबकी मेंटेन रहती है। और इस तरह अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब कमिंग टुगेदर है। मतलब ये पहले कंट्रीज नहीं थे, अलग अलग थे सब कॉलोनीज, और मिल करके कंट्री का निर्माण की। ठीक है, अपने को एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए। उसी तरह होल्डिंग टुगेदर में आते हैं, तो हम इंडिया का एग्जांपल लेके देखते हैं कि देखो इंडिया, आपको पता होगा कि दुनिया की सबसे पुरानी, सदियों से हम अपने देश को आर्यावर्त, भारतवर्ष और कई नामों से जानते हैं। ठीक है, तो हजारों वर्ष की सभ्यता है हमारी। इंडस वैली पढ़े होगे, हर जिसको
आप हड़प्पन भी कहते हो, इसके अलावा आप वैदिक पढ़े होगे, 6-7 की बात है। इसके अलावा बहुत सारे डायनेस्टीज़ आपने नॉर्थ इंडिया में पढ़ी, मौर्यंस के बारे में पढ़ा। तो हमारा देश जो है हज़ारों साल से एक सभ्यता है, तो हम हज़ारों साल से एक देश हैं। तो हमारे देश में अब देश तो थे, बट हमारे देश में कल्चर अलग था। तो हम लोग डिफरेंट टेरिटरीज़ को जानते हैं। जैसे आप साउथ में जाओगे तो उस ज़माने में चोल थे, पांड्य थे, चेर थे। मिडिल इंडिया में, अगर सेंट्रल इंडिया में आओगे तो आप आंध्र सातवाहन के बारे में पढ़े होगे, मालवास के बारे में पढ़े होगे, राजपूतानास के बारे में। नॉर्थ में जाओ तो कश्मीरी राजवंश था। आपने कल्हन के बारे में पढ़ा हो कि कल्हन ने राज तरंगिणी पुस्तक लिखी थी, एक बुक, जिसमें उन्होंने कश्मीर कश्मीर के डायनेस्टीज को बताया था 12th सेंचुरीज तक। ठीक है। तो इंडिया जैसी कंट्री में क्या है, इंडिया अगर आप बेसिकली देखो तो इंडिया मोस्टली पॉपुलेटेड कंट्री है। तो इतनी मोस्टली पॉपुलेटेड कंट्री को अकेले एक गवर्नमेंट चला पाए, पॉसिबल नहीं है। तो इंडिया ने क्या किया, अपने पावर को सेंट्रलाइज कर लिया। मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो सारा पावर यूज करती है, और इसने अपने पावर को शेयर किया नीचे स्टेट्स गवर्नमेंट में, और फिर विलेज एंड अर्बन एरिया में। तो इस तरह इंडिया ने अपनी सॉवरेंटी को क्या किया, डिवाइड किया। लेकिन पावर जो बेसिकली मेन पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में। तो ऐसे कंट्रीज को होल्डिंग टुगेदर कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, वहां कोई अलग देश, अलग राज्य नहीं है, सबकी सॉवरेंटी इंडिया के साथ ही है। ठीक है। तो इस तरह आप दो तरह के फेडरेशन को वर्ल्ड में देखते हो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो भाई, अब चूंकि भाई हम लोग सीबीएसई से पढ़ रहे हैं, तो भाई इंग्लैंड में तो रहते नहीं, तो हमें बेसिकली इंडिया का फेडरलिज्म ही समझना है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि इंडिया एक फेडरल नेशन है। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा तो कैसे, जैसे पिछले टॉपिक में मैंने बता दिया इंडिया कैसा फेडरेशन है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो अब हम लोग देखेंगे आखिर इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री है। तो देखो, इसको जांचने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, याद करो मैंने पहले स्लाइड में पढ़ाया है क्या, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो अगर वो सारे फीचर्स इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो यही सवाल आपसे बोर्ड्स एग्जाम में आते हैं। अब मैंने बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में ही पढ़ा है। मैंने कई बच्चों को जब मैं गेस कराता था इवन, तो मैं बताता भी था कि देखो भाई, ये फेडरलिज्म से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि आपसे ये क्वेश्चन कई बार आप जाके पीवाईक्यू में देखोगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन आपको घुमाकर शॉर्ट्स में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, अरे आजकल शॉर्ट्स इतना चल रहा है कि मुंह से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की जगह शॉर्ट्स ही निकल जाता है। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, इसके अलावा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ये पूछा ही जाता है कि डिफाइन द प्रोसेसेस थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। ठीक है, तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। देखो कैसे इंडिया एक फेडरल है, तो हम लोग फीचर्स पे डील करते हैं। तो देखो, जैसे इंडिया में हम लोग जान चुके हैं कि इंडिया में कैसा है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब आप सबको पता है कि 26 जनवरी, अब ये नहीं पता होगा तो भाई सब मूर्खानंद हो। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1915। और कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगभग कितना दिन लग गया, 2, 11, 18, ऐसे याद रखना, 2 ईयर्स, 11 मंथ्स एंड 18 डेज। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हुआ। ठीक है। तो जब यहीं से स्पष्ट है कि आप जब पहला स्लाइड में देखे होगे कि जो गवर्नमेंट होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिलती है, यानी कि जो जुरिस्डिक्शन है, वो पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो ऑलरेडी जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन लागू है तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिली हुई है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के तहत हमारे देश में दो तरह की सरकारों को देखा जाता है, एक यूनियन और एक स्टेट। अब देखो, मैंने बताया था, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी वाला प्रूव हो गया कि हाँ भाई इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके माध्यम से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब ये गारंटी में मैंने बताया था कि जुरिस्डिक्शन होता है। ठीक है, कि हर गवर्नमेंट का कार्य क्षेत्र लिमिट है, और अनलिमिटेड या लिमिटेड वो सब कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। तो इंडिया में भी स्टेट गवर्नमेंट किस फील्ड में काम कर सकती है, यूनियन गवर्नमेंट, तो उनके पावर अगर डिफाइन ना हो तो आपस में हौच पौच हो जाएगा। तो इसके लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने लिस्ट बनाकर शेड्यूल के माध्यम से गवर्नमेंट के पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे देखो, हमारे यहाँ लिस्ट तीन तरह की है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो अब यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस से। तो नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड होते हैं, यानी ऐसे मुद्दों पर जो कानून बनेगा, लॉ बनेगा, इश्यूज जो होंगे उस पर केवल डील करने का अधिकार किसको दिया गया है, ऑब्वियसली केवल लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन है, यूनियन गवर्नमेंट। और कॉन्फ्लिक्ट हो या कुछ भी हो, यहाँ पे केवल यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, उसका ही बनाया लॉ चलेगा। तो यूनियन लिस्ट में टोटल 90
जहाँ तक मुझे याद है 97 सब्जेक्ट हैं। आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आप देखो डिफेंस, डिफेंस यूनियन लिस्ट में आता है। बैंकिंग, बैंकिंग भी यूनियन लिस्ट में आता है। इसके अलावा और क्या आ सकता है? इसके अलावा आपका एविएशन दिख रहा होगा सबको, शायद मैं बहुत नीचे लिखा हूं। जैसे आप एविएशन, अब इसको ऐसे समझो, इन सारे मुद्दों पर, इन सारे चीजों पे कानून बनाने का अधिकार, द लॉ मेकिंग प्रोसेस, वो केवल किसको मिला हुआ है? यूनियन गवर्नमेंट को। जैसे आप जब भी आर्मी का नाम सुनते होगे तो आप बिहार आर्मी नहीं सुनते हो, आप उत्तर प्रदेश आर्मी नहीं सुनते हो, आप सुनते हो क्या? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी। ठीक है, उसी तरह आप सुनते हो क्या? एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है। ये सारी चीजें जो हैं, या बैंकिंग, आपने बैंक्स का नाम सुना होगा, जम्मू जम्मू कश्मीर बैंक, दक्षिण ग्रामीण बैंक, बट ये सारे बैंक्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड होते हैं और वही उनको कंट्रोल करते हैं। तो इन सारे मुद्दों पे केवल रूल कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी तरह स्टेट लिस्ट, तो अब नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि ऐसे लिस्ट के सब्जेक्ट स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड होते हैं। यानी अब जब स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस से होगा तो इस पे रूल बनाने का, कानून बनाने का पावर किसको मिला होगा? स्टेट गवर्नमेंट को। तो कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि स्टेट से रिलेटेड कानून केवल स्टेट ही बनाएगा। तो ये नो, नॉट अवेलेबल, नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको समझो ऐसे। अब स्टेट लिस्ट में क्या आ सकता है? तो स्टेट लिस्ट में जितने मुद्दे हैं, मुझे शायद जहां तक याद है 66 सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड हैं। जैसे वहां 97 है, इसमें क्या आ सकता है? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट का मुद्दा है। इसके अलावा पुलिस स्टेट लिस्ट का मुद्दा है। इसके अलावा नीचे आ जाता हूँ, हेल्थ स्टेट लिस्ट का मुद्दा है। ट्रेड स्टेट लिस्ट का मुद्दा है। ठीक है, ये सब पे रूल और लॉ लाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, अब इसीलिए आप देखते हो पुलिस, बिहार पुलिस लिखा जाता है, इंडियन पुलिस नहीं लिखा जाता है। हाँ, अब आप बोलोगे सर आप कैसे बोल रहे हो, इंडियन पुलिस सर्विस तो होती है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। उसी तरह आप देखोगे मैंने यहाँ एग्रीकल्चर बताया, तो एग्रीकल्चर कंकरेंट में भी बताऊंगा कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर स्टेट का भी होता है, सेंटर का भी होता है। तो आप बोल रहे हो कि एग्रीकल्चर तो स्टेट का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे यहाँ पे मिनिस्ट्री बना रही है? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए थोड़ा गूगल करने के लिए छोड़ रहा हूँ, सब मैं ही बताऊंगा। तो भाई अगर नहीं होगा तो मैं अपने शॉर्ट्स में, हाँ अब इस बार आप सही पकड़े, शॉर्ट्स में डालूंगा। अगर मुझे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे सर ये क्यों होता है एग्रीकल्चर मिनिस्टर इंडिया का भी और स्टेट का भी, तो मैं शॉर्ट्स बनाकर इसको एक 30 सेकेंड के वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे स्टेट के मुद्दे। अब मान लो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो स्टेट के लिए भी ज़रूरी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी। तो ऐसे मुद्दों को रखा गया अलग लिस्ट में जिसको कहा गया कंकरेंट लिस्ट। और इस पे लॉ मेकिंग जो अथॉरिटी है वो केवल स्टेट नहीं, केवल सेंटर नहीं, दोनों को पावर दिया गया है इक्वली, कि दोनों पावर यूज करके वैसे मुद्दों पर कानून बना सकते हैं। और कैसे मुद्दे? कॉमन इंटरेस्ट। तो क्या हो सकते हैं? तो इसमें देखो, इसमें टोटल 47 इश्यूज को रखा गया है सब्जेक्ट्स को, जिसमें आता है आपका मैरिज। मैरिज का नाम सुन के सबका मन खुश हो जाता है नहीं? चलो तो इसका अपोजिट भी पढ़ लेते हैं, अपोजिट वर्ड डाइवोर्स। आजकल इंडिया में देख ही रहे हो क्या हो रहा है, इसका नाम सुन करके तो डर ही लगता होगा। और चलो डाइवोर्स तो अच्छा भी है, जो हो रहा है उससे तो बेहतर ही है। तो मैरिज डाइवोर्स हो गया। इवन एजुकेशन, एजुकेशन भी ऐसा मुद्दा है जिसपे स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दे हैं। लेकिन मान लो कि जब दोनों कानून बना सकते हैं, तो अगर स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो डिस्प्यूट हो गया तो इन दैट सिनेरियो किसके रूल और रेगुलेशन को, पावर को प्रिवेल किया जाएगा? तो याद रखो, चूंकि इंडिया है और इंडिया में हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर है पावर शेयरिंग में, इसने अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इन दैट सिनेरियो यूनियन गवर्नमेंट के पावर लॉ को ही प्रिवेल किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इंडिया ने लिस्ट बना करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जुरिस्डिक्शन को, पावर को क्या किया है? शेयर किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। केवल यही एक पॉइंट नहीं है कि फेडरलिज्म इंडिया में प्रूव हो जाता है, और भी पॉइंट्स है। जैसे अब देखो आज़ादी के बाद ऐसे बहुत सारे मुद्दे रहे जो आज़ादी के पहले उनकी इंपॉर्टेंस नहीं थी। तो ऐसे मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? तो ऐसे मुद्दों को पहले कहा गया रेसिडोरी सब्जेक्ट्स। याद रखिएगा क्या कहा गया? रेसिडोरी सब्जेक्ट। रेसिडोरी ऐसे सब्जेक्ट्स को कहते हैं जो यूनियन, स्टेट और कंकरेंट इन तीनों में नहीं आते हैं और इनको अलग से
एक लिस्ट बनाकर रखा गया है और इस पे सारा पावर किसको दिया गया है? इस पे सारा पावर यूनियन गवर्नमेंट को ही दिया गया है। यूनियन गवर्नमेंट ही इस पे कानून बना सकती है। अगर आप रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स का नाम लिखोगे तो जैसे मैं बता सकता हूँ आपको, टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। अब जैसे देखो आजादी के, अब पूरा नहीं लिखूंगा भाई, अब आजादी के, मिटा देता हूँ, ये तो बच्चे समझेंगे सर को स्पेलिंग नहीं आता है, इसे लिख ही देता हूँ भाई, ठीक है। लो, अब मेरा पेन चलाने का थोड़ा हैबिट है इसलिए थोड़ा समझ लेना। तो टेलीकम्युनिकेशन, आज़ादी के पहले तो देखो ना टेलीफोन था ना इंटरनेट थी, तो इंटरनेट भी लिख देता हूँ, लो इंटरनेट। इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, देखते हो ना, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, आप लोग वेब सीरीज देखते हो, ये सारे तो उसके पहले नहीं थे, ये सब अब हमारा जैसे जैसे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी देख लो, तो ये सारे अभी के आए हुए इंपॉर्टेंट इशूज हैं। तो इस पे कानून बनाने का अधिकार केवल किसको दिया गया है? रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में इनको रख करके यूनियन गवर्नमेंट को, ठीक है। उसी तरह अब जैसे आप समझोगे इस चीज को कि भाई हमारे देश में कई स्टेट्स हैं, कई में मैंने स्टार्टिंग में बताया 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। तो सोचो ऐसे में क्या सारे स्टेट्स जो हैं, सारे स्टेट्स इक्वली पावर शेयर करते हैं? ये मिटने का, एक मिनट रुकेगा। हाँ। हम्म। तो देखो सारे स्टेट्स हैं तो, लेकिन बहुत हमारे देश में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो सेंसिटिव हैं कल्चरली, वहाँ जो इंडिजिनस पीपल रह रहे हैं वो अपने ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग बाहरी प्रभुत्व या दूसरे स्टेट्स के लोगों को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते हैं नॉर्मली, या कल्चरली हिस्टोरिकली उनका बहुत ही अलग चल रहा है, क्या इश्यूज चल रहे हैं। तो ऐसे स्टेट्स को, सेंसिटिव स्टेट्स को हमने स्पेशल प्रोविजन के तहत कुछ स्पेशल पावर दिए हैं, और ये स्पेशल पावर आर्टिकल 370 के 1 के अंदर ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को दिया गया है, जैसे नागालैंड है, असम है, अरुणाचल है, मिजोरम है। अब क्या स्पेशल पावर्स होते हैं इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में? वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ के कल्चर, वहाँ की एथनिसिटी को मेंटेन करने के लिए जो अदर स्टेट्स के इंडियंस हैं, इंडियंस हम भी हैं वो भी हैं, तो उनके पास ये राइट नहीं है कि वो वहाँ के लैंड और वहाँ के हाउस को परचेज कर सकते हैं, ताकि वहाँ के इंडिजिनस पीपल का कल्चर मेंटेन रह सके। इसी तरह आप आर्टिकल 370 का नाम सुने होंगे। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, उसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, लेकिन देखो उसको 2019 में हमारी गवर्नमेंट ने हटा दी। क्यों हटाई? क्योंकि उसका फायदा नहीं नुकसान हो रहा था। हालांकि ये सिलेबस से हटा दिया गया है, बट मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ अच्छे से आए। अब जम्मू कश्मीर में नुकसान ये हो रहा था कि आर्टिकल 370 के कारण उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, झंडा अलग था, तो वो कभी अपने आप को इंडियंस मानते ही नहीं थे, और इस कारण टेररिज्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। और वहाँ पे पाक सपोर्टेड टेररिज्म आप देख ही रहे हो, पहलगाम वाला अभी जो हुआ। तो इस कारण गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को क्या किया? स्क्रब कर दिया, खत्म कर दिया। और अब देखो जम्मू कश्मीर कितना डेवलप कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो कभी कभी स्पेशल पावर दिया जाना गुण भी होता है, और कभी कभी कुछ पावर दे करके वहाँ पे सेशनिज्म, इट मीन्स अलगाववाद को बढ़ाया जाता है, सेपरेटिज्म को भी बढ़ाया जाता है। तो इस तरह पॉलिटिकली जब चीज़ें इनकरेक्ट हो जाती हैं तो उसको करेक्ट करने के लिए हम पावर को विड्रॉ भी फेडरलिज्म में कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉ अपने मन से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने मन से करेंगे या कोई एक गवर्नमेंट चाहेगी तो फिर वो डेमोक्रेटिक ना होकर के क्या कहलाएगी? ऑटोक्रेटिक। तो इसके लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है? अमेंडमेंट का प्रोसेस लाया गया है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग, देखो इसके अलावा आप लोग देखे होंगे कि देश में 8 यूनियन टेरिटरीज भी हैं, हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरीज है ना। अब यूनियन टेरिटरीज क्यों बनाए गए? तो देखो हमारे देश में कई ऐसे छोटे छोटे जोग्राफिकल एरियाज हैं जो किसी स्टेट के साथ कल्चरली या एथनिकली वाइब नहीं उनका मैच हो रहा है, वाइब भी कह सकते हो, या वो एक साथ नहीं आना चाह रहे हैं, या इतना छोटा है कि उस पे उसको अलग से स्टेट नहीं बनाया जा सकता है। तो ऐसे टेरिटरीज को ही क्या किया गया, कुछ स्टेट्स के साथ जो उसके अगल बगल में हैं उनके साथ पावर को शेयर किया गया, या इसको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करती है।
तो डायरेक्ट रूल करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट यहाँ रूल करती है, तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर का व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का व्यवस्था है, ठीक है। और वहाँ के हेड कौन होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, राष्ट्रपति को रिप्रेजेंट करते हैं कौन? वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो ऐसी टेरिटरीज को ही हम लोग यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, जिसको एडमिनिस्टर करने के लिए, कन्वीनियंटली एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश करने के लिए उनको बनाया गया। जैसे आप दिल्ली का नाम सुनते हो, न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके अलावा पौंडीचेरी है, उसके अलावा चंडीगढ़ है, उसके अलावा दमन दीव एंड दादर नगर हवेली, ये तीनों अब एक हो गया है। इसके अलावा आप किसको देखते हो? इसके अलावा एक और बताओ, जम्मू कश्मीर है, ठीक है। इस तरह 8 हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि देखो कैसे पावर को डिसाइड किया गया, डिवाइड किया गया। अगर कोई स्टेट्स को प्रॉब्लम है तो उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ताकि उनके कल्चर को मेंटेन किया जाएगा। अब हमारे देश में अगर मान लेते हैं कि पावर को लेकर के कुछ ऐसा हो रहा है कि किसी स्टेट्स को लग रहा है कि उनके साथ पावर का शेयरिंग सही नहीं हो रहा है, या कोई ऐसा लॉ है जो स्टेट्स को, जैसे अभी मैंने बताया था ना आर्टिकल 370, तो उसी का एग्जांपल लेके बताता हूँ कि देखो वैसे केस में गवर्नमेंट ने लगा कि भाई जम्मू कश्मीर तो सेपरेटिज्म की ओर जा रहा है, तो हमें इस आर्टिकल को हटाना चाहिए। तो क्या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मन से हटा सकती है? नहीं, उसके लिए बाकायदा हमारे देश में एक प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे देश में किसी भी लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया जा सकता है या नए लॉ को ऐड किया जा सकता है। लेकिन अब इसका प्रोसेस है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा से मेजोरिटी से वो लॉ बनना चाहिए, प्लस जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उस हाउस में उसका 2/3 से वो लॉ पास होना चाहिए, प्लस 50% ऑफ स्टेट्स प्लस वन, यानी आधे से ज्यादा राज्यों से वो लॉ रेक्टिफाई होना चाहिए, यानी उसको मंजूरी उसके विधानसभा, उसके लेजिस्लेटिव असेंबली से मिलनी चाहिए। तो सोचो इतना लंबा प्रोसेस है, तो सोचो क्या हमारे देश में कोई गवर्नमेंट ऑटोक्रेसी कर सकती है अभी बिना मतलब पावर का मिसयूज? हाँ करती है, ऐसा नहीं है नहीं करती है, लेकिन इतने लंबे प्रोसेस को पार करने के बाद तो सोचो 15 स्टेट्स का मिनिमम उनको रजामंदी चाहिए। तो सोचो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारा प्रोसेस है, इसके थ्रू, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमारे देश के फेडरलिज्म को क्या किया जा रहा है? गार्ड किया जा रहा है। तो इस तरह इंडिया का फेडरलिज्म देखो कितना अच्छा फीचर है। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है और डिस्प्यूट्स है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट्स की व्यवस्था की गई है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है, और इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स है उसको क्या करता है? सॉल्व करता है। अब देखो इतना सारा फीचर, लास्ट हम लोग देखे थे रेवेन्यू वाला, तो हमारे देश में आप लोग अभी जैसे बहुत फेमस सुनते हो जीएसटी का नाम, तो गवर्नमेंट जीएसटी लगा करके टैक्स वसूलती है। इसके अलावा इनकम टैक्स, कई तरह का टैक्सेशन। इसके अलावा अगर आप स्टेट में जाओ तो एग्रीकल्चर टैक्स होता है, आप जिस घर में रह रहे हो उसका हाउस टैक्स होता है, वाटर टैक्स होता है, तो ये सारे टैक्स लिए जाते हैं, और इस टैक्स के थ्रू रिसोर्सेज को जनरेट किया जाता है, और फिर दोबारा गवर्नमेंट इन रिसोर्सेज से किसका काम करती है? डेवलपमेंट का काम करती है। तो इन आधारों पर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट्स, हम कह सकते हैं कि हाँ इंडिया इज अ फेडरल नेशन, और इंडिया का फेडरलिज्म दुनिया के बेहतरीन फेडरलिज्म में से एक है। समझ आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, अब इंडिया में फेडरलिज्म तो है भाई, लेकिन इंडिया का फेडरलिज्म को कई टेस्ट से गुजरना पड़ा। अब इस टेस्ट से गुजरने के लिए देखोगे कि इंडिया को, अभी मैंने बताया कि ऐसा नहीं कि हमने फेडरलिज्म बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और सब कुछ लागू कर दिया और सब अपने आप अच्छा हो गया, नहीं। कई टेस्ट पास करने पड़े इंडिया को, और इन टेस्ट में जैसे अगर आप देखो, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के थ्रू इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया। अब डिफाइन किया गया तो ये कहा गया कि भाई सेंटर होगा, स्टेट होगा। अब कई जगह देखा गया कि सेंटर स्टेट को दबा रही है, मीन्स उनको प्रेशराइज कर रही है अपने अकॉर्डिंग चलने के लिए। कई जगह ये देखा गया कि सेंटर की बातों को स्टेट्स मानना नहीं चाह रही है, ओरिजिनल ऑटोनॉमी की ओर जाना चाहती है, अपना झंडा, ये सब भी बहुत जगह हमारे पास्ट में हुआ है। तो कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने और हमारे लीडर्स ने हमारे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत आगे बढ़ते हुए जितने डिस्प्यूट्स थे उनको दूर किया, और कंट्री के फेडरल स्ट्रक्चर को आज तक, आज़ादी के 75 साल बादों तक, आज भी उसको मेंटेन करके चल रहे हैं। तो देखो इसके लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि जैसे ही देश 1947 में आज़ाद हुआ, एक मिनट मैं मिटा देता हूं ताकि आप सबको अच्छे से बताऊं, ठीक है। तो देखो जैसे ही हमारी कंट्री, ओहो हो,
तो देखो, जैसे ही हमारी कंट्री 1947 में आज़ाद होती है, तो कई स्टेट्स को ऐसा फील होने लगा कि उनके लैंग्वेज को, उनके कल्चर को डिसरिगार्ड किया जा रहा है, या उनके लैंग्वेज और कल्चर को उतना जो अमाउंट में अप्रिसिएशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और इसमें आप चलो तो इंडिया के साउदर्न मोस्ट पार्ट में चलोगे, तो देखो यहाँ पर उस ज़माने में ये वाला एरिया जो था, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था ब्रिटिशों के टाइम। और इसी में मोस्टली जो पॉपुलेटेड एरिया था, इसमें तेलुगु स्पीकिंग लोग भी रहते थे, ठीक है। जो आज आप देखते हो ना आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, उस जमाने में आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना नाम का कोई स्टेट था ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मद्रास प्रेसिडेंसी में आते थे, और तेलुगु स्पीकिंग लोगों को लग रहा था कि उनके लैंग्वेज को उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है। दैट इज़ वाई उन्होंने इंडिया की आज़ादी के बाद से ही अलग लिंग्विस्टिक स्टेट्स, अब लिंग्विस्टिक स्टेट का आप डेफिनेशन समझ जाओगे, द स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस, ठीक है। ऐसे स्टेट्स बनाने की डिमांड करने लगे, और उन्होंने अलग आंध्र प्रदेश सॉरी स्टेट बनाने की मांग की, जिसमें तेलुगु भाषी लोगों को एक राइट अमाउंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन मिल सके इंडिया के अंदर ही। लेकिन गवर्नमेंट, याद करो ताज़ा ताज़ा घाव था हमारा क्या, 1947 में इंडिया आज़ाद तो हुआ था, बट एक घाव के साथ। एक तरफ हमारा बहुत सारा टेरिटरी और हमारे लोग चले गए, और दो पार्ट्स में इंडिया बटा, इंडिया और पाकिस्तान, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और देख ही रहे हो पाकिस्तान हमारे साथ आज क्या हम ही से टूट कर बना, और क्या हमारे साथ हरकत करता है। तो हमारे उस समय के जो दूरदर्शी नेता थे, उनको लगा, खासकर हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और भी अदर, वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग, कि भाई अगर अलग लैंग्वेज स्टेट्स बनाने की डिमांड को एक्सेप्ट करेंगे तो कल होकर कोई और मांगने लगेगा, और सब अलग अलग मांगने लगेगा, तो फिर ये देश कहाँ बचेगा। दैट इज़ वाई उन्होंने रेस्पेक्टफुली ये तेलुगु स्टेट एपी के डिमांड को रिफ्यूट कर दिया। लेकिन इसका ये परिणाम हुआ कि एपी में एक बहुत बड़े नेता श्री रामलू, ये आपके बुक में नहीं है बट मैं बता देता हूँ, उन्होंने भूख हड़ताल की गांधी जी के तर्ज पे, और 1952 के जहाँ तक मुझे याद है, भूख हड़ताल से इनकी डेथ हो जाती है। तो जो आंदोलन भी शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, रामलू के डेथ के बाद वो वायलेंट हो गया, और मजबूर होकर के गवर्नमेंट को अलग आंध्र प्रदेश स्टेट की मांग को एक्सेप्ट करना पड़ा, और इंडिया में लैंग्वेज बेसिस पे पहला स्टेट बना आंध्र प्रदेश फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल। और इसके बाद और भी स्टेट्स इस तरह का वायलेंट स्टेप ना ले लें, तो गवर्नमेंट की ओर से ही 1953 के बाद एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई, और इस कमेटी के द्वारा जहां जहां ऐसे स्टेट्स की डिमांड हो रही थी, उसकी लीगैलिटी को रिव्यू करते हुए ऐसे स्टेट्स को बनाने की प्रोसेस को बढ़ाया गया। और इस तरह 1956 में इंडिया में और नए स्टेट्स निकल कर आए सामने, जिनमें एक था केरला, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका, ये सब नए स्टेट्स निकल कर आए 1956 के बाद। और इस तरह इंडिया ने अपने इस लिंग्विस्टिक स्टेट्स के डिमांड को फुलफिल किया। पहले तो हमारे नेता हिचक रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने, तो इन स्टेट्स ने लोअर लेवल तक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को क्या किया, स्ट्रेंथन किया। इसके अलावा जो डर था कि ये देश बनकर अलग हो जाएंगे, वो डर समाप्त हुआ, क्योंकि राइट अमाउंट ऑफ जब रिप्रेजेंटेशन मिला, तो पब्लिक और ज़्यादा उत्साह के साथ, डिग्निटी के साथ अपने आप को इस फेडरेशन ऑफ इंडिया, हालांकि इंडिया में फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं होता है, इस इंडियन नेशन के साथ, ये स्टेट्स के साथ ये लोग अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाना पहले नेताओं का डर था, जो बाद में उनके डर को दूर करता है, और हमारे देश में डेवलपमेंट की एक नई मिसाल को कायम करता है। सिमिलर एग्जाम्पल आप लैंग्वेज को लेकर के देखोगे। अगर आपको इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के बारे में और जानना होगा, तो मैं इसके लिए अलग से एक एक 1.5 मिनट का वीडियो ले आऊँगा, जिसके बारे में फजल अली कमीशन के बारे में बताऊँगा। अभी हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब देखो लैंग्वेज पॉलिसी, उसी तरह जैसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड हो रही थी, तो इंडिया इज़ अ डाइवर्स नेशन, जहाँ पर आप जानते हो एक समय कहा जाता था कि इंडिया में 1500 से ज़्यादा लैंग्वेज बोले जाते हैं। सोचो, डायलेक्ट्स वगैरह मिला करके। तो सोचो इतना डाइवर्स कंट्री, और जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन की ओर जब हमारा आगे प्रोसेस बढ़ा, तो हमारे राजनेताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, इंग्लिश और हिंदी, इन दो भाषाओं को हमारी कंट्री का क्या किया, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया। मीन्स
कि हमारे देश में जो पत्राचार होगा, गवर्नमेंट वर्क होंगे, गवर्नमेंट जॉब्स होंगे, एजुकेशन होगा, इन 2 लैंग्वेज में होगा, ठीक है। इसके अलावा जो रीजनल लैंग्वेज थे उसका रिस्पेक्ट था। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो साउदर्न स्टेट्स थे, खासकर साउथ में आओ, तमिलनाडु, तो इनको बड़ी आपत्ति, ऑब्जेक्शन हुआ। उन्होंने हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन करने लगे। तो इसको लेकर के भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स और पॉलिटिशियंस में ये राय बनी कि ठीक है, अगर आप हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो हम इंग्लिश को 1965 तक राजभाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल करने की आज़ादी देते हैं। लेकिन 1965 के बाद चूंकि हमारा देश एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा था, तो लोगों को लगा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत सारे या एजुकेशन में बहुत सारे इंग्लिश एलिट्स हैं, वो धीरे धीरे 15 साल 20 साल में हिंदी पे स्विच करेंगे और देश हिंदी के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन कंटिन्यूअस ऑब्जेक्शन के कारण, साउदर्न स्टेट्स के ऑब्जेक्शन के कारण, खासकर तमिलनाडु जैसे स्टेट्स के कारण, हिंदी को और इंग्लिश को, दोनों को ही 19 इंग्लिश का जो कंटिन्यूटी 1965 तक था, इसको मिटा करके हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंडिया का अपना लिया जाता है। और इसके साथ भी एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे देश में 8 शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल याद रखिएगा, 8 शेड्यूल में हिंदी के अलावा, याद रखना, हिंदी प्लस 21 अदर इंडियन लैंग्वेज को, याद रखना, इन लैंग्वेज को सीडुअल लैंग्वेज की संख्या का नेमिंग दिया गया। और इस सीडुअल लैंग्वेज को आप सीडुअल में देख सकते हो, 8 सीडुअल में देख सकते हो, ठीक है। और टोटल सीडुअल लैंग्वेज की संख्या हिंदी को जोड़कर कितनी है, 22, जिसमें आपका असमीज आता है, ठीक है, डोंगरी आता है, बंगाली आता है, तमिल आता है और तेलुगु, इटीसी बहुत सारे हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ हिंदी भाषी लोगों की संख्या लगभग कितनी है, तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग हमारे देश में, आप अब मान लो आधी आबादी हिंदी बोलती ही है, 50% के आसपास, लेकिन ये जो है 43% है, ठीक है ना। अब ये देखो, जो शेड्यूल लैंग्वेज की व्यवस्था की गई, इससे क्या किया गया कि हिंदी और इंग्लिश तो चलेगा, लेकिन अगर मान लो बहुत सारे स्टेट्स हैं, वहाँ पे एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में या एजुकेशन देने के लिए वहाँ के लोकल नेटिव लैंग्वेज, जो स्टेट का अपना ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसमें भी वो एजुकेशन और जॉब्स दे सकते हैं। इस तरह हमने लैंग्वेज के इशू को भी सॉल्व किया और इंडिया एक बेटर फाउंडेशन फेडरलिज्म की ओर आगे बढ़ा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है। तो देखो, ये 3 कसौटी पे तो हम बहुत अच्छे से खड़े उतरे, लेकिन आप पता होगा कि भारत की आज़ादी के मूवमेंट में सबसे ज़्यादा अगर किसी एक पार्टी का नाम आता है तो वो पार्टी कौन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885। तो 1885 में जब ये कांग्रेस पार्टी बनी, उसके बाद से इसने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, गांधी के नेतृत्व में, नेहरू के नेतृत्व में, इवन सुभाष चंद्र बोस भी इसके 2 बार क्या बने, चेयरपर्सन बने, और उन्होंने 2 बार उन्होंने अध्यक्षता की। तो जब आज़ाद हुआ देश, तो गांधी जी का तो कहना था कि भाई कांग्रेस पार्टी को इंडी कर देना चाहिए, लेकिन जान ही रहे हो पॉलिटिशियंस की हाल, स्वार्थी पॉलिटिशियंस वो कांग्रेस को बरकरार रखते हैं और कांग्रेस पार्टी के हाथ में ही देश की बागडोर आती है और कांग्रेस पार्टी की ओर से जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। अब सवाल यहाँ से ये है कि सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसा हुआ। तो देखो, सेंटर में भी आज़ादी के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी और स्टेट में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। तो जब दोनों जगह एक ही पार्टी की गवर्नमेंट थी तो बहुत सारी चीज़ें स्मूथली चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीता, तो जैसे आपने लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक पॉलिसी देखा, तो लोगों को भी लगने लगा कि रीजनली उनका मुद्दा अलग है, देश की आज़ादी तो हो गई, तो उनके इश्यूज़ को कांग्रेस से ज़्यादा बेहतर उनकी रीजनल पार्टियां समझ सकती हैं। तो कई स्टेट्स में अब रीजनल पार्टी, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनकी गवर्नमेंट बनने लगी। जैसे आप एग्जाम्पल लो केरला का, तो केरला में 1950s के बाद पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी, जिसके सीएम बने नंबूदरी पाल, याद रखिएगा, नंबूदरी पाल। अब कांग्रेस को ये चीज़ें एक्सेप्टेंस कांग्रेस नहीं कर पा रही थी कि उसके अलावा भी स्टेट में कोई और पार्टी, इसलिए कांग्रेस अपने पावर का मिसयूज करने लगी और स्टेट्स गवर्नमेंट को रीजनल ऑटोनॉमी देने के बजाय, प्लानिंग और ज़्यादा पावर देने के बजाय डिस्टेबल करने का प्रयास करने लगी। और ये केरला गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट थी जिसको कांग्रेस ने आर्टिकल 356, याद रखिएगा, आर्टिकल, ये सब बुक में नहीं है, मैं बस आपको कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूँ, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कहते हैं। अब ये क्या होता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल
ब्रेकडाउन। तो जब किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन माना जाता है, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के तहत आर्टिकल 356 का यूज करते हुए प्रेसिडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के माध्यम से उस स्टेट में क्या लगा सकती है, प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। ठीक है, तो सेंटर ने, कांग्रेस पार्टी ने कई ऐसे स्टेट्स को अपना निशाना बनाया, और जहां भी उनके मन मुताबिक सरकार नहीं होती तो उनको गिराने की कोशिश की या गिराया भी। लगभग कहा जाता है कि 100 से अधिक बार कांग्रेस ने इस शक्ति का, आर्टिकल 356 नामक शक्ति का इस्तेमाल किया। तो ऐसे में सेंटर स्टेट रिलेशन, जहां कांग्रेस पार्टी दोनों जगह होती थी वहां तो अच्छा होता था, लेकिन जहां कांग्रेस के अपोजिट में कोई होती थी वहां सेंटर स्टेट रिलेशनशिप खराब होने लगता था। ठीक है, तो ये हमारे फेडरलिज्म को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था, और इसी को रिव्यू करने के लिए 1983 में हमारे यहाँ एक कमीशन बनती है, सरकारिया कमीशन, जो ये रिव्यू करती है कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। और इसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप अभी बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा है और इसको सुधारने की जरूरत है। तो इसके बाद 1990s का दौर आता है और देश में कांग्रेस की पावर डिक्लाइन होने लगती है और कई रीजनल पार्टी गवर्नमेंट बनाने लगती हैं। और जब रीजनल पार्टी पावर में आती हैं तो कांग्रेस को मजबूर होकर ऐसी पार्टियों के साथ कोएलिशन गवर्नमेंट, यानी गठबंधन सरकार, जहां मोर देन टू पार्टीज मिल करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके रूल करती हैं। तो जब 1990s का दौर आया और रीजनल पार्टी उत्कर्ष पे पहुंची, अपने क्लाइमेक्स पे पहुंची, तब सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में बहुत जगह सुधार देखने को मिला, और आज हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू अपने फेडरलिज्म को धीरे धीरे और सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हुए बढ़ रहे हैं। और इस तरह इंडिया का फेडरलिज्म कई टेस्ट के बाद एक फाउंडेशन जो हमारा पड़ा था फेडरलिज्म का, वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के तहत आज आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमने कई टेस्ट को भी पास किया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे हम लोग। अब देखो, इंडिया में सेंटर स्टेट के बाद धीरे धीरे ये देखा गया, जरूरत महसूस की गई कि भारत की आबादी बहुत ही क्या है, डाइवर्स है। ठीक है, प्लस आबादी बहुत तेज गति से बढ़ रही है, और इतनी बढ़ती डाइवर्स आबादी को एक दो गवर्नमेंट संभाल पाए, इसके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। तो ऐसे में क्यों ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जाए जहां लोकल लेवल पे देखा गया कि जो प्रॉब्लम्स है लोकल लेवल पे ज़्यादा हैं, और ये प्रॉब्लम लोकल लेवल से सेंटर तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लगता है, और ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बदतर हो जाता है। तो अगर इस प्रॉब्लम को लोकल लेवल पे ही क्या कर दिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो हमारी डेमोक्रेसी स्मूथली चलेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में पावर को डिसेंट्रलाइज करने का कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है, और ये पावर को डिसेंट्रलाइज करने को के कॉन्सेप्ट को ही कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, व्हेन द पावर इज टेकन फ्रॉम द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, याद रखिएगा, जब पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से स्नैच करके या टेक अवे करके लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, इसका 4 कारण मैंने बताया है कि हमारे देश का कंट्री साइज बहुत बड़ा है, प्लस वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है हम, प्लस हमारी पॉपुलेशन अब तो मोस्ट पॉपुलेटेड है। तो इतने बड़े भूभाग और इतने बड़े पॉपुलेशन को संभालना दो गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है, इसलिए हमने लोकल लेवल गवर्नमेंट यानी पावर को डिस्ट्रीब्यूट नीचे लेवल तक करने की सोची। फिर इससे एक फायदा ये भी होगा कि जब नीचे लेवल तक पावर जाएगा, जो आम नागरिक होंगे, कॉमन पीपल, वो भी जब डेमोक्रेसी में वोट देंगे, मुखिया बनेंगे, वार्ड पार्षद बनेंगे, तो उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा, और वो उनमें प्राइड की भावना बढ़ेगी और डेमोक्रेसी और ज़्यादा डीपेन होगा। प्लस जो हमारी इंटरनल डाइवर्सिटी है, उसमें हर व्यक्ति को जो डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप से है, लोकल लेवल पे जब उसको पावर शेयरिंग का मौका मिलेगा, तो पावर शेयरिंग के तहत उसको अपना राइट अमाउंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन का भी मौका मिलेगा, और उसको ये फील होगा कि हाँ, हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश में हमें भी वोट देने के अलावा इस देश में अच्छे पोस्ट पे जाकर के रूल करने और एडमिनिस्ट्रेशन करने का भी पावर मिला है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट था कि देखो, जो मान लो, इसको ऐसे समझो, मैं किसी स्कूल में पढ़ता हूँ,
और मेरा दोस्त दूसरे स्कूल में पढ़ता है, तो उसके स्कूल की समस्या, उसके टीचर, उसके कलीग्स, उसके साथ में पढ़ने वाले, उसके प्रिंसिपल अच्छे से जानेंगे, ना कि मेरे प्रिंसिपल। मेरे स्कूल का समस्या मेरे स्कूल के लोग जानेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है कि जो लोकल प्रॉब्लम है उसको लोकल पीपल से बेहतर कोई नहीं जान सकता है, और लोकल पीपल अगर बेहतर ढंग से जानते हैं तो वो रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं, और एक बेहतर सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो लोकल नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए और लोकल लेवल पे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ी, ठीक है। और इस तरह हमारे देश में थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना हुई, ठीक है। अब ये थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट बनता कब है? 1992 में, याद रखिएगा 1992 के 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमारे देश में पंचायती राज और अर्बन गवर्नमेंट, ये दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब पंचायती राज कहाँ पे लाया गया? पंचायती राज लाया गया आपका विलेज लेवल पे, और अर्बन गवर्नमेंट जिसमें म्यूनसिपैलिटी आती है इसको टाउन्स लेवल पे लाया गया, सिटीज लेवल पे लाया गया, ठीक है। और ये किस अमेंडमेंट के थ्रू? 1992। अब अमेंडमेंट नंबर कौन था? 73 रिलेटेड था पंचायती राज से, और 74 था अर्बन गवर्नमेंट से, ठीक है। तो इस तरह इंडिया में एक बार और हम लोग देखेंगे टीयर ऑफ गवर्नमेंट कितनी हो गई? 3 हो गई। पहला सेंटर जो सबसे ऊपर और पावरफुल है, उसके नीचे कौन है? स्टेट है। अब स्टेट के नीचे कौन है? तो स्टेट के नीचे दो हैं, एक है पंचायती राज और दूसरा है अर्बन गवर्नमेंट, ठीक है, म्यूनसिपालिटीज जिसको बोलते हैं। तो इस तरह इंडिया में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये है दोनों थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट। समझ आया सबको? अब हम लोग इन तीनों को देखेंगे और खत्म करेंगे अब इसको। अब देखो, तो इसमें हम लोग कैसे गवर्नमेंट इस लोकल लेवल के आने से पावरफुल हुई, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, ये मैं बता चुका हूँ कि 1992 में अमेंडमेंट हुआ। अब इस अमेंडमेंट में क्या क्या सुधार किए गए इसको देखो। पहले क्या था कि आर्टिकल 40 जब देश बना था हमारा, बनने का मतलब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, देश बना तो हजारों साल से भाई। तो आर्टिकल 40 के थ्रू हमारे देश में पंचायती सिस्टम तो था, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं था क्योंकि मैंडेटरी नहीं था। तो जब हमने 1992 का अमेंडमेंट किया तो इलेक्शंस को क्या कर दिया? मैंडेटरी कर दिया। अब रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शंस होंगे, रूरल में भी और अर्बन में भी। इसके अलावा जो मार्जिनलाइज सोसाइटी थी, लाइक SC, ST, ओबीसी, इनके लिए पंचायतों में सीट्स को क्या कर दिया? रिजर्व कर दिया। इससे क्या होगा कि लोकल लेवल पे जो निम्नतम स्तर है, लोएस्ट लेवल तक भी पावर का शेयरिंग होगा, और उनको के अंदर वो पावर की भावना आएगी। पावर मिसयूज नहीं, पावर को कैसे मैनेज करते हैं और कैसे डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर विमेंस को भी पार्टिसिपेशन दिया गया, और हमारे देश में पंचायतों और अर्बन बॉडीज में 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व कर दी गई, ताकि विमेंस को भी एक अच्छा पावर शेयरिंग पॉलिटिकली दिया जा सके। फिर अब इलेक्शंस कैसे होंगे? तो इसके लिए अलग हर स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, और इसके अंदर ही लोकल बॉडीज के इलेक्शंस की जिम्मेदारी इनको सौंप दी गई, ठीक है। अब इसके अलावा ये भी मैंडेटरी किया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने पावर को और रेवेन्यूज को किसके साथ शेयर करेंगे? किसके साथ? लोकल बॉडीज के साथ। इस तरह इस अमेंडमेंट के थ्रू ये सारे व्यवस्था की गई, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू स्ट्रेंथन लोकल गवर्नमेंट, तो आप ये लिखोगे। अब देखो, अब थोड़ा सा हम लोग अंतिम ओर जाते हैं। रूरल रूरल गवर्नमेंट का हमारे यहाँ व्यवस्था कैसा है? तो देखो, रूरल गवर्नमेंट को 3 लेवल पे बांटा गया। सबसे जो छोटा लेवल है वो है ग्राम पंचायत, ये विलेज लेवल पे होता है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा पंचायत समिति, ये ब्लॉक लेवल पे होता है। और सबसे ऊपर होता है रूरल लेवल में जिला परिषद, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। अब थोड़ा सा मैं इनको बता देता हूँ। तो जैसे मान लो कि ये है, अब अगर आप चाहोगे इस पे से देखो, ये है मान लो विलेज, तो विलेज पे आएगा क्या? विलेज पे आपका ग्राम पंचायत बने। ओहो, देखो, ये है आपका विलेज। विलेज पे क्या आएगा? ग्राम पंचायत आएगा। अब ये सारे ग्राम पंचायत जो होंगे ना, वो मिल करके क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे पंचायत समिति, ठीक है। ये बनाएंगे, ठीक है, पंचायत समिति। और ये सारे पंचायत समिति होंगे, ये मिलकर क्या बनाएंगे? जिला परिषद। तो अब इसको ऐसे समझो, जिला के अंदर, जिला परिषद के अंदर पंचायत समिति होता है। इस पंचायत समिति को हम लोग ब्लॉक समिति भी बोलते हैं या मंडल भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको हम लोग ब्लॉक भी बोलते हैं और मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आएगा बहुत सारा विलेज, जिसमें होगा ग्राम पंचायत। तो अब ग्राम पंचायत को आपके बुक में पढ़ाया गया, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, ग्राम पंचायत छोटे गांव या ऐसे गांव जो जिनकी आबादी कम है, उनके ग्रुप को मिलाकर के ग्राम पंचायत बनता है। अब ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसको सरपंच बोलते हैं, ठीक है, या पंच बोलते हैं। यही इस ग्राम पंचायत को चलाता है।
अब इसका इलेक्शन उसी तरह होता है जैसे हमारे यहाँ सीएम वगैरह का होता है, पब्लिक डायरेक्ट इसमें वोट देकर के इनको चुनती है। अब ग्राम पंचायत में एक लेजिस्लेटिव बॉडी होता है जिसका नाम होता है ग्राम सभा। जितने भी ग्राम पंचायत उसके मेंबर होते हैं जिनकी आयु एज 18 प्लस होता है, वो सब ऑटोमेटिकली मेंबर होते हैं ग्राम सभा का। अब ये ग्राम सभा की बैठक जो होती है वो मीटिंग्स साल में ट्वाइस या थ्राइस या 2 या 3 बार होती है, जिसमें ये लोग बैठ करके गांव का फाइनेंस कहाँ पे क्या खर्च होगा ये सब देखते हैं, प्लस जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उसको एड्रेस करते हैं। इस तरह ग्राम सभा से लेजिस्लेटिव बॉडी से निर्णय लिया जाता है, जिसमें हेड कौन होता है? सरपंच। अब देखो, अब ये सारे ग्राम पंचायत मिल करके क्या बनाते हैं? ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक का हेड जो होता है उसको प्रमुख बोला जाता है या प्रधान बोला जाता है, जहां तक मुझे याद है। आप लोग वेब सीरीज देखे हो ना, वो कौन? पंचायत वेब सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आप देखा करो। सब आलतू फालतू वेब सीरीज देखते हो, ऐसी वेब सीरीज देखो, वहां पे आपको प्रधान का कार्य प्रणाली दिखाया गया है, कैसे प्रधान काम करते हैं, ठीक है। अब ये पंचायत समिति का एक हेड होता है जिसको हम लोग बता दिए। अब ये पंचायत समिति मिलकर के क्या बनाती है? रूरल लेवल की सबसे अपर बॉडी जिला परिषद, जिसका हेड पर्सन होता है चेयरपर्सन। अब इस चेयरपर्सन का काम होता है, ये अपने नीचे के पंचायत और ग्राम पंचायत को देखेंगे और पंचायत ग्राम पंचायत को देखेंगे। अब इस जिला परिषद का मेंबर जो उस एरिया के एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, ऑटोमेटिकली इसके मेंबर होते हैं, प्लस गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किए गए आईएएस आईपीएस जिनको आयुक्त बोलते हैं, कमिश्नर, वो भी इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। इस तरह रूरल लेवल बटा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट अर्बन लेवल। तो अर्बन लेवल में भी देखो दो बॉडीज होती हैं। एक होता है, नीचे होता है म्युनिसिपालिटी, और म्युनिसिपालिटी के ऊपर होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। याद रखना, ये म्युनिसिपालिटी है और ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। म्युनिसिपालिटी जो होती है उसका हेड चेयरमैन होता है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर होता है। जैसे अर्बन बॉडी काम करती है उसी तरह सॉरी जैसे रूरल काम करता है वैसे अर्बन बॉडी काम करती है। म्युनिसिपालिटी अपने एरिया का डेवलपमेंट वगैरह देखते हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने एरिया में पड़ने वाले। अब ये सारे जो म्युनिसिपालिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, अगर आप देखोगे तो ये सारे छोटे छोटे वार्ड्स में बटे होंगे। अगर आप किसी एरिया में रहते होगे तो जानकारी इकट्ठा करना कि आपका वार्ड होगा, उस वार्ड का एक मेंबर होगा जो उसका हेड होगा, और ये वार्ड मेंबर जो होगा ना, ये सब इस म्युनिसिपालिटी का मेंबर होगा, और ये म्युनिसिपालिटी किसकी मेंबर होगी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इस तरह हमारे देश में अर्बन और लोकल बॉडीज बटी हुई है। देखो ये एनसीईआरटी में इतना ही था। अगर आप चाहते हो कि अर्बन बॉडीज और पंचायती राज को और डीपली समझा जाए, किसी विलेज का, किसी टाउन का एग्जांपल लेके, तो आप कमेंट में कम से कम 50 कमेंट करो इसको लेकर के, तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा दोनों लोकल बॉडीज के लिए, ठीक है। अब चैप्टर हमारा होता है समाप्त, और इस चैप्टर से हम लोग क्या सीखे? तो देखो ये चैप्टर हमें ये सिखाया कि लोकल गवर्नमेंट के आने से हमारे देश में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन जो है वो डेमोक्रेसी में बहुत तेजी से बढ़ा है। अब आप प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकते हो, लेकिन हाँ आप अपने राज्य में, अपने स्टेट में गांव की मुखिया बन सकते हैं। अब उसमें भी महिलाओं को मौका मिल रहा है, 1/3 आरक्षण है। अगर बहुत ही शेड्यूल कास्ट से और लोअर मार्जिनलाइज सोसाइटी से आप बिलोंग करते हो, तो आप भी ये सपना देख सकते हो कि आप गाँव का मुखिया, गाँव का सरपंच, गाँव का प्रधान, पंचायत का ये बन करके आप अपने भी उस पावर को फील कर सकते हो, और कैसे उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना लेकर के आप लोगों के लिए काम कर सकते हो। ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। अब देखो हमारे यहाँ लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया, और लोकल गवर्नमेंट को ऐसा नहीं कि हमने बस कागज़ पे लिख दिया, हमने लीगल फ्रेमवर्क बना करके क्या किया? हमारे देश में थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया, ठीक है। इसके अलावा हमारे देश में एक चीज़ जान लो कि 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। सोचो, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को मिला करके, और इतना तो किसी देश की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। तो सोचो हमारा देश कितना गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लेकिन कुछ खामियां भी हैं। खामी ये है कि कहने को तो रेगुलर इलेक्शंस कराए जाते हैं, बट इलेक्शंस में धांधली हो जाता है और बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें सुधारनी होगी लोकल गवर्नमेंट में, और ज़्यादा इलेक्शंस रेगुलर टाइम इंटरवल और बिना किसी भेदभाव के कराना होगा। प्लस कहने के लिए लोकल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट फंड और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, फंडिंग करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट, लेकिन आज भी कई स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को सही ढंग से रिसोर्सेज नहीं दे पा रही है, ठीक है, जिससे उनके पावर को वो सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और डेवलपमेंट का काम जितनी तेज़ी से होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को सुधार करके हम अपने देश के फेडरलिज्म को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो ये था चैप्टर, ये हुआ समाप्त। और आशा करता हूँ कि भाई आप लोग, मैंने जून का टारगेट रखा है कि मुझे 500 सब्सक्राइबर करने हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और मेहनत करूँ। मैं आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल करूँगा, और मैं अपने नॉलेज को और
ज़्यादा जितना मैं जानता हूँ आप सबको एक-एक करके बताऊँगा। लेकिन बस आपसे यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करो ताकि मेरा भी भला हो और आप सबका भी भला हो। ठीक है? थैंक यू। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें। साथ ही साथ जितना हो सके चैनल को शेयर करें।